नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो ये वीडियो जो है मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनकी परीक्षाएं अभी होनी बाकी है, यानी सत्र 2020-21 के जो कक्षा 10 के विद्यार्थी उनके लिए। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें आज हम छोटे 80 प्रश्न करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को गौर से देखें, समझें और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और आपको पता है कि ये जो 80 प्रश्न हैं तो प्रत्येक पेपर में इस प्रकार के 20 प्रश्न होते हैं, तो आप 20 नंबर बिल्कुल ज़रूर पक्के करें। और ये वीडियो जो है वो मैं 3 पार्ट में पूरा करूँगा। तो आज की वीडियो में 80 सवाल मिलेंगे, फिर आपको 80 और उसके बाद 80 सवाल। तो इस प्रकार से हम कुल जो है वो 240 प्रश्न करेंगे, जिससे आपके छोटे प्रश्नों के जो 20 नंबर है उनको पक्के करने में बहुत सहयोग मिलेगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न, आपको पता है कि जो मुख्य पहला प्रश्न होता है इसके अंदर छोटे 10 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको इन 4 में से छांट कर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछा है कि 15 का वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है बच्चों, जब की संख्या को उसी से गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि 15 का वर्ग यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 225। इसका उत्तर सही हो गया। तो आपको परीक्षा में कॉपी में केवल इसका नंबर 1 डाल करके स लिखना होता है, यानी केवल इसका जो विकल्प सही है वही लिखना है। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें कि जो बहुपद नहीं होता है उनकी, यानी बहुपद होने की शर्त ये होती है किसी भी व्यंजक जो आपको दे रखा है उसके बट्टे के अंदर कहीं पर भी जो है वो चर संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 1/x है, तो ये बहुपद इसमें नहीं है। ठीक है, यानी बहुपद की शर्त ये होती है कि उसमें जो चर राशि उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसको जब x को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी इसकी घात, तो फिर ये जो है वो पूर्णांक संख्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें शून्यकों का गुणनफल होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा जब हम निकालते हैं तो वो होता है c/a। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये अचर पद c होता है और ये x² का गुणांक जो होता है वो a होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3। तो यहाँ पर ये जो 4/3 वाला द उत्तर जो है वो सही है। और यहाँ पर आपको चौथे प्रश्न में कहा है कि sin² 50 प्लस cos² 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, जो सर्वसमीका होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर चूंकि थीटा की जगह 50 है तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा 1, यानी ब उत्तर सही है। अब आपको ये कहा है कि 10 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई जिसकी लंबाई कितनी होगी यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि जब भी 45 डिग्री का कोण होगा तो आप जानते हैं कि ये जो ऊंचाई और जो आधार है, लंबा आधार, दोनों बराबर होंगे। तो इसकी परछाई जो है वो चूंकि आधार होगी तो वो बराबर होगी ऊंचाई के। तो इसमें जो है वो हमेशा याद रखें कि जब भी 45 डिग्री का कोण दिया हो तो लंब और आधार बराबर होंगे, यानी ऊंचाई और परछाई की लंबाई बराबर होगी। तो उत्तर आएगा 10 मीटर। फिर आपको इसमें कहा है कि x अक्ष से दूरी। तो जब बिंदु दिया होता है तो बच्चों जो बिंदु दिया होता है उसमें पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। तो यहाँ पर x से दूरी पूछे तो आप y वाला मान बताएंगे और y से दूरी पूछे तो आप x वाला मान बताएंगे। तो यहाँ पर जो है वो x अक्ष से दूरी होगी 5 इकाई होगी बच्चों। ठीक है, ये जब आपसे x पूछे तो y बता दो और y पूछे तो x बता दो, यानी x से पूछे तो दूसरी बताओ और y पूछे तो पहली बताओ। तो ये इसके 6% थे। इसके आगे का भाग जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो ये तो उसके उत्तर दे रखे हैं। तो छठे के जो यहाँ पर या 5 हो गया। और ये जो सवाल आपको यहाँ पर दे रखा है इसमें क्या है कि DEBC के समांतर है। यहाँ पर आप देखें कि ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के लिए चित्र बना हुआ है। तो DE समांतर किसके, BC के समांतर है। DEBC के समांतर है। तो बच्चों ये खंड जो है वो समानुपाती होते हैं, यानी AD/BD बराबर होता है AE/EC। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 7वां प्रश्न है इसमें
आप क्या करें, इन खंडों का अनुपात यानी डी ई के ऊपर वाले खंड हो गए AD बटे BD और AE बटे EC। तो AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको यहाँ दे रखा है AD 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करें, AD को 2 ले लें और फिर पूरा AB दे रखा है बच्चों, तो AB 6 है, तो AD 2 है, तो DB कितना हो जाएगा, वो 6 में से 2 घट जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको AE कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा, पहले EC निकाल लेते हैं, तो अब तिरछा गुणा करेंगे अपने, तो ये आ गया 2x बराबर 12 है, तो 2x बराबर आ गया 12, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया, 12 बटे 2 बराबर आ गया 6। तो आप देख सकते हैं कि आपसे AC पूछा है, तो यहाँ पर ये कितना था, ये था 3 और ये हो गया 6, तो ये कुल कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से AC कितना हो गया, 9 हो गया, तो इसमें ये जो सही उत्तर है वो सही होगा। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं बच्चों, उनका योग 180 डिग्री होता है। वृत्त की परिधि व वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप परिधि क्षेत्रफल बराबर है, तो आप क्या करें बच्चों, आप जानते हैं कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, दोनों को बराबर रखें। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो आर बराबर क्या बच गया आपके पास, ये बच गया 2। तो इस प्रकार से त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। ये बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर अब 10वां प्रश्न आपसे पूछा है कि ये बंटन जो दे रखे हैं आपको 1, 3, 5, 7, 9 का माध्यक क्या होगा। तो यहाँ पर पहले बच्चों इनको ये करना पड़ता है कि आप इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे तो ये हो गया 1, 3, 5, 7 और 9। अभी हम देखें कि ये संख्या इनकी विषम संख्या है, यानी इनको गिना तो ये 5 है ना संख्या में, तो इस प्रकार से माध्यक इनका हो जाता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो ये 5+1/2 यानी 6/2 बराबर कितना हो गया, 3वां पद। जो 3वां पद यहाँ पर कौन हो गया, ये हो गया 5। तो यहाँ पर इस प्रकार से माध्यक क्या हो गया, 5 हो गया। फिर ये एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा आपको 95 का वर्ग करना है बच्चों। तो एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरीके से कि एकाधिकेन यानी 95 का वर्ग करना है, तो आप इसको क्या करें, 95 गुणा 95 लिखो और आप क्या करें, यहाँ पर ये सूत्र लगा दें, 9 गुणा 9 का एकाधिक ओब्लिक 5 का वर्ग, यानी पहली संख्या 9 है तो 9 गुणा 9 का एकाधिक, तो 9 गुणा कितना हो गया आपके पास 10 और ये हो गया 25। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो होगा 9×90 और 25। इस प्रकार से एकाधिकेन का ये सूत्र आप यहाँ पर ध्यान रखें। एकाधिकेन यानी एक पहली संख्या 9 लिखें, दूसरे का एकाधिक कर दें और फिर 5 को 5 से गुणा कर दें। फिर ये कह रहा है कि द्वंद्व योग विधि से 27 का वर्ग कीजिए। तो द्वंद्व योग विधि से जब 27 का वर्ग करेंगे तो हमें सूत्र लगाना है। तो द्वंद्व योग विधि से जब 27 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ पर ये सूत्र लगाएं आप, यानी आपको जैसे ए बी का वर्ग करना है, 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर ये सूत्र लगाएं, a² इंटू 2 गुणा a गुणा b ऑब्लिक, यहाँ पर ऑब्लिक लगाएंगे, ऑब्लिक b²। तो a यहाँ पर होता है, ये पहली संख्या a हो जाएगी, तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 गुणा 7 और b कितना आपका 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग आपके पास क्या होता है 4 और 2 दूनी 4 7 कितना हो गया 28 और ये जो 7 का वर्ग हो गया वो हो गया 49। अब आप क्या करें बच्चों, प्रत्येक खंड में 1 अंक रख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 49 का आ गया 9 और 4 को आप यहाँ जोड़ेंगे तो 28 और 4 कितने होंगे 32, 32 का आ गया 2, हासिल 3 है, 3 को आप किस में जोड़ दें 4 में जोड़ दें 7 हो गया। तो इस प्रकार से इसका वर्ग हो जाएगा 729।
और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये जो आपको चौथा सवाल पूछा है, इसमें ये पूछा है कि ये जो एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसका सारवंतर क्या होगा। तो बच्चों सारवंतर आप जानते हैं कि D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 कितना आपके पास -3 है, दूसरा पद, और फिर सूत्र में माइनस होता है, और यहाँ पर A1 भी क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3, और ये माइनस से माइनस गुना हो गया 5 प्लस का, और अब देखो 5 में से 3 घटाए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार इसका सारवंतर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न जो चौथा आपसे पूछा है वो देखो यहाँ पर ये है कि एक पासे की एक फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो उसमें जो अंक आते हैं वो देखते हैं कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इस प्रकार 6 में से कुछ भी आ सकते हैं। तो इसमें सम संख्या यदि आप देखेंगे तो सम संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ से एक 2 हो गई, एक 4 होगी, और एक कितनी होगी, 6 हो गई, तो 3 हो गई। तो इस प्रकार से प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम हो गया आपके पास 6। तो ये आएगी 1/2। फिर आपसे पूछा है कि इसमें कि प्रायिकता PE का मान के मध्य होता है। तो बच्चों प्रायिकता के लिए हमेशा आप याद रखें, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रायिकता जो PE होती है वो आप इस प्रकार से इसका जो मान याद रखें, ये जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन प्रायिकता हमेशा 1 से या तो छोटी होती है या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का मान जो है वो 0 से 1 के मध्य होता है, लेकिन 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये आप याद रखें, इसको यूँ बोलेंगे कि प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, या फिर प्रायिकता 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है। और फिर आप यहाँ से 7वां प्रश्न पूछा है कि वाहनों के लिए PUC का पूरा नाम क्या होता है। तो PUC का पूरा नाम आप जानते हैं कि प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये आप याद रखें अच्छी तरह। ठीक है। और फिर है रुकने की दूरी का समीकरण लिखिए। तो रुकने की दूरी का जो समीकरण लिखना अपने को, यहाँ पर 8वां प्रश्न जो है ये है कि रुकने की दूरी, तो रुकने की दूरी की जो समीकरण आप लिखेंगे तो इसमें ये होती है प्रतिक्रिया की दूरी। ठीक है, आप याद रखें प्रतिक्रिया की दूरी प्लस अवरोध की दूरी। ठीक है, अवरोध दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ये याद रखें हमेशा, ये सूत्र आप रख लें इसको अच्छी तरह। फिर ये पूछा है कि बिंदुओं ये और ये के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यहाँ पर दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी इनके बीच की बच्चों ये होती है x2 माइनस x1 का वर्ग होता है प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। तो x2 क्या होता है बच्चों, जो दूसरा बिंदु होता है, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो x2 यहाँ पर हो गया 5 और x1 आपके पास यहाँ पर हो गया 2, इसका वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पर y2 हो गया 7 और y1 हो गया 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास आ रहा है 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और 7 में 3 गया 4, 4 का वर्ग हो गया 16। तो इस प्रकार से आ गया √25, तो ये आ गई 5। तो इसकी दूरी कितनी आएगी, यहाँ पर 5 आएगी। अब ये कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। तो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इसको मैं समांतर खींचता हूँ थोड़ा सा इसके, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, तो इनसे समान दूरी पर बच्चों कोई रेखा यदि होगी तो वो समान दूरी पर
होगी तो वो बीच में होगी बिल्कुल यहाँ पर। तो जो समान दूरी पर रेखा होगी वो बीच में होगी, तो यहाँ ये इनके बीच में एक समांतर रेखा होगी। तो अपने 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि इनके मध्य समांतर रेखा होगी। ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इनके मध्य समांतर रेखा होगा। ये आप याद रखें इस प्रकार से। फिर कह रहा है दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों जब दो अंकों को फेंकते हैं अपने, तो उनके जब परिणाम अपने लिखेंगे तो उसमें एक जगह आपके पास कहाँ आएगा, 6 + 6 केवल एक बार आएगा। तो ऐसा परिणाम एक ही होगा जिनका योग कितना होता है, 12 होता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/36। ठीक है, तो ये 12 योग आने का जो होगा वो 1/36 होगा। तो इस प्रकार से ये इसके आपने 20 प्रश्न कर लिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्नों पर। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों कि आपको करना है 18 का वर्ग। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आ गया फिर। तो 18 का वर्ग यानी 18 को 18 से गुणा करेंगे आप, तो आप जानते हैं कि 324 आता है। तो ये पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो ब पार्ट सही होगा इसका। फिर कह रहा है कि fx जो बहुपद दे रखा है x² + 3 में x का मान 2 भर दें, तो बहुपद का मान क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर आ गया x की जगह 2 रख दें, तो f2 बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर + 3। ठीक है, यहाँ पर x की जगह कितना रख दिया हमने, 2 रख दिया। तो ये 2 का वर्ग 4 होता है, 4 + 3 बराबर कितना हो गया, 7। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है कि इसके शून्यक क्या होंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है वो सवाल आपको गुणनखंड की तरह पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुणनखंड अब जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है, तो इनके बाह्य पदों का गुणनफल 6 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनमें जो है वो जिनका अंतर 1 होना चाहिए और गुणा 6 होना चाहिए। तो मैं इसको आपको करके बताता हूँ फटाफट इसको। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप देखें यहाँ पर x² - x - 6। तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं x² माइनस इसको 3 - 2 लिखेंगे तो 1 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि x² - 3x और यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो 2x और माइनस का 6। तो यहाँ पर 2 के जोड़े बनाए, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो ये आ गया x - 3 और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 का भाग जा रहा है तो x - 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखो कि ये दोनों एक जैसे हो गए, तो x - 3 फिर कॉमन आ गया, पीछे बच गया आपके पास यहाँ पर x और यहाँ पर 2, तो x + 2। तो इस प्रकार से इसके शून्य क्या हो गए, x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से तो x बराबर आ गया 3 और यहाँ पर x बराबर आ गया -2। तो -2 और 3 जो है इसके उत्तर सही होंगे। तो ये 6 वाला पार्ट इसका बिल्कुल सही होगा। फिर जैसे हमसे ये पूछा है cos π/6 का मान। तो यहाँ पर बच्चों आप याद रखें कि cos आपको का है π/6। तो त्रिकोणमिति में पाई का मान आप क्या ले लिया करें, 180/6, यानी ये हो गया cos 30 हो गया बच्चों। तो cos 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है, √3/2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका ये वाला उत्तर सही होगा। अब ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई परछाई के बराबर है। तो ये जो पीछे अपने पेपर में पीछे जो मैंने अभी प्रश्न कराया तो उसमें 45 डिग्री कोण था, तो उसमें परछाई की ऊंचाई बराबर होती थी। यहाँ पर उसका विलोम प्रश्न पूछ लिया कि बराबर हो तो कोण हमेशा क्या होता है, 45 डिग्री होता है। ये भी आप याद रखें। और यहाँ पर बच्चों आपसे y अक्ष से दूरी पूछ ली, तो y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो हम पहला मान बताएंगे x वाला। तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 3 हो गई। यहाँ पर y से पूछे तो x का बताओ और x का पूछे तो y का बताओ। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ये छठा प्रश्न, वो ये भी बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जो उसमें आया था। यहाँ पर भी आपको ये दे रखा है कि ये DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो आप जानते हैं कि जब DE BC के समांतर होता है तो ये खंड समानुपाती होते हैं। तो AD/DB क्या होगा, यानी आप AD/DB आपके पास क्या हो गया, AE/EC।
तो यहाँ पर ए डी डी बी इनके मान रख दें यहाँ से आप देख करके। तो ए डी आपके पास है 3, डी बी आपके पास है 5 और ए ई आपके पास है 6 और ई सी हमें ज्ञात करना है, इसको एक्स मान लेते तो इस प्रकार से ये हो गया 3x बराबर 30। तो 3x बराबर आ गया 30, तो x बराबर आ गया आपके पास 30/3 यानी कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका कौन सा मान सही होगा, द उत्तर सही होगा। तो बच्चों ये प्रश्नावली जो है आपने की है या नहीं की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे प्रश्न जो इस प्रकार से आते हैं इनको आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न को 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आप आराम से इनको सीख सकते हैं। फिर कह रहे हैं दीर्घ चाप का डिग्री माप। तो दीर्घ चाप कही तो हम जानते हैं कि दीर्घ चाप जो है वो अर्धवृत्त से बड़ा होता है, तो इसके लिए जो कोण होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है, ये भी आप याद रखें। फिर आपको ये कहा है कि गोले का व्यास क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो व्यास जब 6 तो बच्चों त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो केवल आप इसमें क्या कहें त्रिज्या का मान रख दें। तो 4/3 पाई को पाई रहने दो और त्रिज्या हो जाएगी इसकी 3 × 3 × 3, तो 1 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 3 3 9 चौके कितना हो गया 36 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ स उत्तर इसका सही होगा। फिर आपको कहा है कि 4 छात्रों के सांख्यिकी के प्राप्तांक ये हैं, तो यहाँ पर आपको ये इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों समांतर माध्य आप जानते हैं कि हम इन आंकड़ों को जोड़ेंगे और जोड़ करके और इनकी संख्या का भाग लगा देंगे, यानी आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x/n, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप क्या करें इनको जोड़ लें, यानी 53 + 75 + 42 + 70 बटे कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों इनका योग आ गया 240, 4 का भाग दिया तो ये आ गया 60। तो इस प्रकार से इसका उत्तर इसका सही हो गया। अब ये आपसे कहा है कि सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 107 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 107 का वर्ग करना है अपने को सूत्र निखिलम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 107 का वर्ग करेंगे तो हम इसमें आधार वाला सूत्र लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है संख्या प्लस विचलन। तो संख्या आपके पास कितनी है 107, तो विचलन हो गया 7, ओब्लिक होता है विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 114 हो गया, ओब्लिक हो गया 49। तो इस प्रकार चूंकि इसका आधार 100 होगा तो 2 अंक रखेंगे, तो ये आपके पास आएगा 11 44 9। ठीक है, ओब्लिक हटा देंगे तो ये इसका वर्ग हो गया सूत्र निखिलम द्वारा 107 का वर्ग। या नेक्स्ट में बच्चों तीसरा सवाल जो आपको ये कहा है कि 15 का घनफल करना है आपको निखिलम द्वारा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 15 का घन करना है आपको, 15 का क्यूब करना है। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाएं आप संख्या यानी 15 + 2 गुणा विचलन। तो इसका विचलन कितना रहेगा 5 रहेगा, ओब्लिक आप लिखेंगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ओब्लिक यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 दूनी 10 और 15 कितना हो गया 25, और यहाँ पर हो गया 5 का वर्ग 25 3 75 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 5 का घन करेंगे तो वो आएगा 125। अब आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या है तो इसका आधार अपने 10 लिया है तो 1 1 अंक रखेंगे। तो यहाँ पर 125 का 5 आपके पास 12 को 75 में जोड़ेंगे तो आएगा 87 का आ गया 7 हासिल 8 25 और 8 कितना हो गया 33। इस प्रकार से उत्तर आएगा 33 75। ठीक है, ये सूत्र लगाएं आप सीधा। फिर आपसे पूछा है कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका 7वां पद क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि 7वां पद जो होता है a + 6d होता है। जो पद पूछे इसमें एक d कम होती है, तो आप जानते हैं कि पहला पद a होता है तो ये हो गया 3 + 6 गुणा d इनका सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 6 में से 3 गया 3, तो अब इनको गुणा करके जोड़ दें 6 × 18 और 3 कितना हो गया
21। तो इस प्रकार से इसका 7वां पद क्या होगा, 21 होगा। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखते हैं इसका। तो 5वें प्रश्न में बच्चों आपको ये कहा है कि 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी है राम और श्याम। यह ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 2/5 है, यानी राम के जीतने की है। तो आपसे पूछा है कि श्याम के जीतने की क्या होगी। तो बच्चों श्याम के जीतने की वही होगी जो राम के हारने की होगी। ठीक है, तो राम के हारने की क्या होगी, वो होगी, इसको 1 में से घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न यहाँ पर जो है वो श्याम के जीतने की पूछी आपसे। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता जो होगी वो होगी तो राम हारेगा तो श्याम जीतेगा ना, तो यहाँ पर 1 - 2/5। तो यहाँ पर आप 5 लघुत्तम लेंगे तो 5 माइनस कितना हो गया 2, तो ये आ गई 3/5। अर्थात राम के हारने की होगी वो श्याम के जीतने की होगी। तो 1 में से घटा देंगे क्योंकि कुल प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। अब ये कह रहा है कि एक पास से कि एक फेंक में विषम संख्या आने की। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था जिसमें हम जानते हैं कि एक पास से एक बार फेंक में 1 2 3 4 5 या 6 अंक आ सकते हैं। तो इसमें विषम संख्या आप जानते हैं कि 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो ये होगी आपके पास 3। तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, कुल परिणाम 6। तो 1/2 ही आएगी सम की और 1/2 ही आएगी विषम की। फिर कह रहा है कि वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा ही था। और रॉक दृष्टि दूरी जो है वो रॉक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। तो ये हमने अभी जो पिछले प्रश्न में किया था, पिछले थोड़ी देर पहले अपने प्रश्न किया उसमें लिखा था मैंने कि रुकने की जो दूरी होती है वही अपने लिखेंगे यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी, तो इनके दोनों के बीच की दूरी का सूत्र जो है वो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको लगा करके बताता हूँ कि आप जानते हैं कि ये x2 y2 होता है और ये x1 y1 है। तो x2 आपके पास है 6 माइनस x1 3 है, इसका वर्ग हो गया, प्लस y2 आपके पास 8 और ये 5 है। तो 8 माइनस 5 का वर्ग हो गया। तो आप जानते हैं कि 6 माइनस 3 यानी 3 का वर्ग 9 हो गया, 8 माइनस 5 यानी 3 का वर्ग भी 9 हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 18 है। तो 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो 9 गुणा 2 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो ये इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 3√2 होगी। फिर कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है। तो बच्चों आप जानते हैं कोई त्रिभुज होता है, उसके जो ये शीर्ष होते हैं, जैसे एक शीर्ष ये है, इसका एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष इसका ये है। तो इनसे जो समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ होता है वो इसके लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु होता है। तो उसको बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको, परिकेंद्र बोलते हैं। तो शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, परिकेंद्र होता है, क्योंकि वो तीनों शीर्षों से क्या होता है, समान दूरी पर होता है। एक पासे को फेंकने में 4 से छोटा अंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक पासे को हमने एक बार फेंका तो 4 से छोटे अंक यहाँ पर 1 से लेकर के 3 तक होते हैं। तो ये कितने बनते हैं, 3, 1 2 3 हो गई। तो प्रायिकता कितनी हो जाती है, 3/6 यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये भी कितनी आ गई आपके पास, 1/2 आ गई। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा है नेक्स्ट प्रश्न में 5 का घनफल क्या होगा। तो घनफल का मतलब हो गया 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125 आएगा। तो यहाँ पर ये वह उत्तर सही है इसका। और x² माइनस 25 के शून्यक क्या होंगे, तो ये आप यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो x² माइनस 25 बराबर 0 ले लो। तो यहाँ से x² बराबर हो गया 25, तो x बराबर हो गया √25 यानी क्या आ गया, प्लस माइनस 5 हो गया यहाँ पर। तो ये आपके पास यहाँ पर जो सही उत्तर है वो सही होगा। फिर आपसे पूछा है बच्चों यहाँ पर कि ax² प्लस bx प्लस c जो कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है
शून्यकों का योग क्या होगा, तो आप जानते हैं बच्चों शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर ये सही उत्तर इसका सही होगा, ये आप याद रखें। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो बच्चों कोस 0 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 90 का होता है, तो ये होता है 1। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आप इसका फटाफट इस प्रकार चित्र बना लें। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी, तो ये आपको आधार दे दिया और इसका उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। और आपसे पूछिए ऊंचाई, तो ये लंब पूछा है आपसे, तो बच्चों लंब बटे क्या ले लेंगे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है 10 और आपके पास थीटा 60 डिग्री दे रखा है, तो h/100 बराबर इस प्रकार आपसे पास क्या आ गया √3। और आप क्या कर दें इसको तिरछा गुना कर दें, तो इस प्रकार से h एकम h बराबर आ गया 100√3 आ गया। तो इस प्रकार से ये उत्तर इसका सही होगा, पहले वाला उत्तर सही होगा। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है छठा, कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, तो बच्चों कोटि होती है y का मान, ठीक है। कोटि किसको बोलते हैं, y को बोलते हैं। तो x अक्ष पर जो है वो कोटि यानी y जो है वो क्या होती है 0 होती है, और y अक्ष पर जो है वो भुज 0 होता है। तो भुज होता है x, यानी भुज क्या होता है x होता है, और कोटि क्या होती है y होती है। तो अगर आपसे पूछे कि y अक्ष पर भुज क्या होगा, तो y अक्ष पर भुज 0 होता है और x अक्ष पर कोटि 0 होती है। यहाँ पर देखो लगातार 3 प्रश्न आगे बच्चों, ये अब आपको याद ही हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आसानी से अब मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि आपको पता है कि AD/DB बराबर हो गया AE/EC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया 6/9, AD/DB बराबर 6/9 बराबर हो गया 8 इसको मान लो x। तो ये तिरछा गुना करेंगे तो 6x बराबर हो गया 8 में 72, तो x बराबर आ गया 72/6, यानी कितना आ गया 12×6 = 72। तो ये 12 उत्तर सही होगा, इसका ही उत्तर सही होगा। फिर ये कह रहे हैं लघु चाप का डिग्री माप, तो बच्चों लघु चाप जो है वो अर्धवृत्त से छोटा होता है, तो इसके लिए जो है वो 180 डिग्री से कम कोण होता है, और दीर्घ चाप का जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। इस प्रकार से ये प्रश्नों के अंदर देखो जितनी संभावनाओं के सब प्रश्न बनते हैं वो लगातार देते हैं। पहले हमें दीर्घ चाप का पूछा, अब लघु चाप का पूछा, तो आप इन चीज़ों को याद रखते जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होती जाएगी। ऐसे ही प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आएंगे। अब ये कह रहे घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो बच्चों आप जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन जो होता है वो आप जानते हो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितनी है इसकी 12 और चौड़ाई इसकी कितनी है 9 और गुणा ऊंचाई कितनी है 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 में 108 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 540। तो इस प्रकार से 540 घन सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो है इसका उत्तर सही है। अब आपको क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य आप जानते हैं कि आप इनको माध्य बराबर होता है सिग्मा x/n, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप देख सकते हैं कि 4, 3, 7 और 8, 15, 5, 20, 6, 26 और 3, 29 और 1, 30 और 2, 32 हो गया बच्चों। इनका योग कितना हो गया 32। और ये आंकड़े आपके पास जो है वो 8 है, तो 8 का भाग लगा देंगे अपनी, तो ये आएगा 4। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आ गया 4। तो ये माध्य को इस प्रकार के छोटे छोटे सूत्र जो है लगा करके इनके निकालना, ये भी आपको लर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो है वो किए हैं 50 प्रश्न। ठीक है, मैं आपको अभी तक 50 प्रश्न बता चुका हूँ। और ये बच्चों जो छोटे प्रश्न आएंगे वो आपके पेपर में 20 नंबर के आएंगे। तो 50 मैंने आज टारगेट 80 का लिया था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि आप जो है वो 50 प्रश्न अपने रोज़ाना करते हैं, तो कम से कम जो है वो 4-5 वीडियो में अपने इनको पूरा करेंगे। लेकिन आप देखते रहिए, 2-3 बार इनको पलट कर देखें, और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आप जरूर परीक्षा में आएंगे। और ये 20 नंबर आप आराम से पक्के कर सकते हैं। तो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए,
और पढ़ाई का क्रम मत टूटने दीजिए। आपकी परीक्षा निश्चित रूप से होगी। अभी 3 तारीख के बाद जो है वो, जहाँ तक मेरा सोचना है कि आपके लिए परीक्षा का टाइम टेबल भी आ जाना चाहिए। और हम दुआ करें कि कोरोना का जो समय है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और हालात सामान्य हो जाएँ, आपके पेपर हों, क्योंकि 10वीं के पेपर होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होती है, आगे कैसा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, सब बातें तय होती है। तो बच्चों, आप पढ़ते ज़रूर रहिए और वीडियो देखिए, लगातार देखिए। इनको आप बार बार देखेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएंगे ये। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर जो आप मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे ये रहे कि आपने देखा है, सीखा है। और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे लिखिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।